सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश विशेष कवरेज में। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है अनुराग। जी हाँ, मैं हूं अनुराग दीक्षित और ये एक ऐसा चुनाव है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, कौन बनेगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति? अमेरिका में इलेक्शन का इंडिया से भी गहरा कनेक्शन है और इस वक्त की जो अपडेट है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ईस्ट कोस्ट वर्जीनिया में वोटिंग शुरू हो चुकी है। इंडियाना, केंट की, कनेक्टिकट में वोटिंग शुरू हो चुकी है। साथ साथ जो अपडेट आ रही है इस वक्त की उसके मुताबिक न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में भी मतदान शुरू हो चुका है। तो जहां पर मतदान शुरू हो चुका है, यानी अब से थोड़ी देर पहले, वो आपको हम बता रहे हैं कूटनीति से लेकर शेयर बाजार और सामरिक मोर्चों तक अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का असर नजर आ सकता है। इसीलिए ये चुनाव भारत के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका का बिग बॉस कौन होगा, इस सवाल को लेकर हम आज संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया जटिल होती है, इसे भी आसान भाषा में आपको समझाएंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ न्यूज नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला सर मौजूद हैं। साथ ही साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव सर हमारे साथ हैं। हमारे साथ अमेरिका के विस्कॉन्सिन से अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार पूर्णिमा नाथ भी जुड़ गए हैं। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आरती टिक्कू भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। हम चलेंगे और जैसा हमने आपको बताया कि सरल भाषा में इस चुनाव का विश्लेषण आज हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सुपर पावर का सुपर बॉस कौन? भारत पर कितना असर? भारत का कौन करीबी? इन सवालों के साथ दुनिया की महाशक्ति अमेरिका का चुनावी महायुद्ध शुरू हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतिहास रचेंगे या फिर भारतीय मूल की कमला हैरिस सुपर पावर की सुपर बॉस होगी? We are not going back. दोनों के बीच मुकाबला कड़ा है, इंच इंच की लड़ाई है और इस दिलचस्प चुनावी लड़ाई को सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया सांसें थाम कर देख रही है। इसकी वजह भी है, मसलन अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत मिलिट्री पावर है। अमेरिका जो भी करता है असर दुनिया पर पड़ता है। अमेरिका की पॉलिसी पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। We have actually seen steady progress in our relationship with the US over the last 5 presidencies, including an earlier Trump presidency. So when we look at the American election, we are very confident that whatever the verdict, our relationship with the United States will only grow. इसलिए भारत के लिए ये चुनाव भी उतना ही अहम है जितना कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए। अब सवाल है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति भारत के हितों को किस तरह प्रभावित करेगा और ये भारत में रह रहे लोगों पर किस तरह असर डालेगा। इसके लिए हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली की, जहां महामंडलेश्वर वेद मूर्तिनंद सरस्वती की अगुवाई में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन और अनुष्ठान हुआ। दूसरी तस्वीर अमेरिका से 13,000 किलोमीटर भारत के उस गांव की है जहां से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ताल्लुक रखती हैं। थुलासेंद्रापुरम मंदिर में कमला हैरिस की जीत के लिए खास पूजा की गई। भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होगा, शायद दरोदिशा इससे भी तय होगी। रिपब्लिकन बेहतर या डेमोक्रेटिक, डोनाल्ड ट्रंप मुफीद या कमला हैरिस? भारत के लिए दोनों के अपने ही अलग मायने हैं। एक तरफ कमला हैरिस हैं जो भारतीय मूल की हैं, इसलिए भारत के लोग उन्हें ज्यादा करीबी मानते हैं, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनकी पीएम मोदी के साथ दोस्ती जग जाहिर है और वो भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों के पक्षधर भी हैं। लेकिन भारत के लिए दोनों के फायदे और नुकसान भी हैं। कमला हैरिस मल्टीलेटरल कारोबार की वकालत करती हैं। ट्रंप व्यापार सौदों पर भारी शुल्क लगाने के पक्षधर में हैं। कमला हैरिस मौजूदा कारोबार पॉलिसी को ही आगे बढ़ा सकती हैं। ट्रंप की पॉलिसी वैश्विक कारोबार के लिए मुफीद नहीं।
कमला हैरिस इंडो पैसिफिक साझेदारी पर फोकस कर सकती हैं। ट्रंप की पॉलिसी भी भारत को सामरिक मजबूत बनाने पर होगी। कमला हैरिस बीमा बाजार को कंट्रोल से मुक्त करने की समर्थक हैं। ट्रंप एफडीए जैसे मुद्दों के जरिए भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। कमला हैरिस प्रवासी भारतीयों के लिए वकालत करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन का भारी विरोध करते हैं, लेकिन कई मायनों में ट्रंप का जीतना भारत के लिए फायदेमंद भी है। मसलन बाइडेन की विदेश नीति की वजह से रूस और चीन करीब आ रहे हैं, जो कि भारत नहीं चाहता। वहीं ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो रूस और अमेरिका के रिश्ते सुधर सकते हैं और इससे भारत को भी काफी फायदा होगा। हालांकि ट्रंप या कमला हैरिस दोनों को ही इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस जो भी आए, इससे वैश्विक प्रभाव भी पड़ेगा, जिसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ना तय है। अगर ट्रंप की जीत होती है तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई की तस्वीर बदल सकती है। इसकी वजह है ट्रंप और पुतिन की दोस्ती। इतना ही नहीं, उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली आर्थिक मदद को बंद करने का कई बार ऐलान भी किया। अगर रूस यूरोप जंग रुकती है तो इससे निश्चित रूप से भारत को फायदा होगा। जबकि कमला हैरिस जीतती है तो बाइडेन की ही पॉलिसी जारी रहेगी। इसी तरह गाजा की जंग पर भी असर पड़ना तय है। कमला हैरिस बाइडेन की तरह इजराइल के साथ खड़ी होंगी। ट्रंप भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन वो दावा करते हैं कि युद्ध का खात्मा वो जरूर करा देंगे। न्यूज़ नेशन। तो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में चुनावी नतीजों का असर क्या होगा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज सर, सबसे पहले बात आर्थिक लिहाज से सर, जो भी नतीजे आते हैं, अगर ट्रंप जीतते हैं या हैरिस जीतती हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पर, कारोबार पर क्या असर आपको दिखता है? देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी हमारे विदेश मंत्री का स्टेटमेंट हमने सुना कि चाहे कोई भी राष्ट्रपति आए, हम उनके साथ अच्छे से काम करेंगे। तो मेरे को लगता है कि आज भारत की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है और जिस तरीके से चाइना का थ्रेट आज अमेरिका को है, मुझे लगता है कि भारत अमेरिका के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और भारत के इसको मेरे को लगता नहीं कि कोई भी राष्ट्रपति आए कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। आपने देखा होगा कि जिस समय रिपब्लिकन्स की जब प्राइमरी की डिबेट चल रही थी तो उस समय सिर्फ एक ही चीज़ सबसे बड़ी थी, और बाद में अगर हम ट्रंप की अगर स्पीच देखते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें थी कि आज की डेट में भी चाइना के ऊपर अमेरिकन डिफेंस का भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। जी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 40% चिप्स जो अमेरिकन जो डिफेंस सिस्टम बनते हैं, 40% चिप्स आज की डेट में भी चाइना से आती है, और उसी तरीके से काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से आता है। तो चाइना की जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री डिपेंड करती है। आप देखिएगा, आपको पता होगा कि ये चीज़ें कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं। अभी हम लोगों ने, इंडिया ने जब टनल बनाने के लिए बॉर्डर में जर्मनी से जब हमने मशीन मंगाई तो चाइना ने कस्टम क्लियरेंस में ही महीनों उसमें लगा दी और हमारा काम शुरू हो नहीं पाया। वो क्योंकि वो जर्मन की मशीन थी, वो मशीनें चाइना में बनती थी। तो दूसरे देश में मैन्युफैक्चरिंग होना, और ख़ास तौर से एक दुश्मन देश में जो कि आपका एक चैलेंज हो, ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम सबको मालूम है। तो अमेरिका का आज की डेट में एम है कि चाइना से वो सारी की सारी चीज़ें शिफ्ट करे, जितना भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बाकी एशियन कंट्रीज़ में शिफ्ट करे। तो इस कारण इंडिया की इम्पोर्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, और हमारे साथ पूर्णिमा नाथ भी हैं। पूर्णिमा नाथ, आप ही के पास आते हुए, मनोज सर ने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाते हुए, अगर हम नीतिगत स्तर पर देखें, इतिहास भी गवाह रहा है कि रिपब्लिकन प्रशासन जो रहा है उसके साथ कई ऐतिहासिक कदम भारत ने उठाए हैं। लेकिन जब हम डोनाल्ड ट्रंप के शासन को याद करते हैं तो संरक्षणवाद इतना हावी रहा, जिसको लेकर ये मुद्दा बनाया कमला हैरिस ने भी। आपको क्या लगता है, जब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो कैसे आने वाला समय इस चुनाव के बाद आप देख रही हैं? आवाज शायद नहीं मिल पा रही है। पूर्णिमा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आई कैन हियर यू। मैं अपना सवाल दोहराती हूं आपको। सवाल यह है कि आप कैसे देख रही हैं इस पूरे चुनाव के बाद भारत पर जो असर पड़ने वाला है। हम जब डोनाल्ड ट्रंप के शासन को देखते हैं, उस वक्त की जो खामियां थी और जो उस वक्त की मेरिट थे, और अब आप कैसे देख रही हैं जो बाइडेन के इस पूरे शासनकाल के मेरिट और डिमेरिट को?
देखिए, मैं तो अमेरिकन सिटीज़न हूँ और इंडियन बोर्न अमेरिकन सिटीज़न हूँ। मेरा ये इलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज एन लीगल इमिग्रेंट इन दिस कंट्री और एज एन इंडियन बोर्न अमेरिकन सिटीज़न एज वेल। यहाँ पे आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप की शासन में इनफैक्ट बहुत सारे H1B हो या विजिटर्स हो वीज़ा को ब्लॉक किया गया है उनके प्रेडिसेसर से ज़्यादा। बट एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री जो लास्ट 4 years में मैंने देखा है कि इट हैज़ बीन ट्रेवेस्टी फॉर दिस कंट्री। और यहाँ पे उनके हिसाब से, लोगों के हिसाब से बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो यहाँ पे 12 to 14 मिलियन इलीगल एलियंस को लेके आए हैं और उनके मुताबिक यहाँ पे 40+ मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स इस कंट्री में ऑलरेडी है। और आपको पता होगा इस कंट्री में कैलिफोर्निया में वोटर आईडी वेरीफाई करना इज ए क्राइम नाउ। और डेमोक्रेट पार्टी वर्जीनिया को सू किए थे और वोटर रोल से इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने में। और वो लोग जॉर्जिया को भी सू किए हैं और सर्वेलेंस कैमरा ना रखने के लिए बैलेट बॉक्स के ऊपर। आप सोचिए यहाँ पे चल क्या रहा है। इट्स द सेम सिचुएशन इंडिया में। अगर आप देखें जो इलीगल इमिग्रेंट्स रोहिंग्याज आए या बांग्लादेशीज आए और बॉर्डर क्रॉस करके और वहाँ पे वोटर आईडी वो लोग वोट कर रहे हैं, कांग्रेस ही को उठा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको मुस्लिम शासन चाहिए। यहाँ पे एग्जैक्टली इस्लामो मार्क्सिज्म चाहिए। ये जो इलेक्शन है ये लास्ट इलेक्शन होगा अगर ओबामा हैरिस सोरोस और कमला हैरिस की एडमिनिस्ट्रेशन पावर रिटेन करे। और ये जो इलेक्शन है व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट इज बिकॉज नेशनलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म हो चुका है और फ्रीडम वर्सेस फैशिज्म हो चुका है, डेमोक्रेसी वर्सेस टिरनी हो चुका है। ये बुनियादी बात है और अहम बात है जो पूर्णिमा जी कह रही हैं। संजीव सर, आपको लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द है? ट्रंप साहब का ये कहना कि देखो मैं अगर सत्ता में आया तो वो मैक्सिको की दीवार पर फिर से काम होगा, राष्ट्रवाद पर फिर से काम होगा, नेशन फर्स्ट पर काम होगा। देखिए, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का जो राजनीतिक विचारधारा में अंतर विरोध है या जो फर्क है वो इस बार और शार्प फोकस में है। तो जो बातें अभी मेरे से पहले पूर्णिमा जी कह रही थी, यू इंडियन अमेरिकन सिटीजन, वो बिल्कुल एक ट्रंप समर्थकों की लाइन है और बिल्कुल जायज़ है उनके हिसाब से, क्योंकि यही ट्रंप की लाइन है कि लास्ट इलेक्शन होगा अगर कमला हैरिस आ गई तो, और इट्स नेशनलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। ये सब ट्रंप साहब की तरफ से जो कैंपेन लाइंस हैं वो हैं। दूसरी तरफ से ये है कि अगर ट्रंप आ जाएंगे तो बहुत अराजकता हो जाएगी, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा राइट की तरफ अमेरिकी राजनीति चली जाएगी। तो ये बहुत क्लियर कट पोजीशंस दोनों तरफ हैं। और यूजुअली क्या होता है अमेरिकी चुनाव में कि वो पोलराइज होता है इलेक्शन, और जो रिपब्लिकन वोटर है वो रिपब्लिकन के साथ ही होता है, डेमोक्रेट वोटर है वो डेमोक्रेट के साथ ही होता है। तो बहुत कम अंतर से या बहुत कम मार्जिनल वोटर्स रह जाते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम होगा कि अमेरिका में डायरेक्ट लोग इलेक्ट नहीं करते, लोग इलेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं और वो करीब जो 500 इलेक्टर्स होते हैं वो इन टर्न प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं अलग अलग स्टेट्स से। तो इस बार बहुत शार्प है। और जब तक बाइडेन थे बड़ा ऐसा लग रहा था कि ट्रंप साहब आसानी से जीतेंगे, फिर कमला हैरिस आई तो थोड़ा ये लगने लगा कमला हैरिस को एज है, आगे है। और चुनाव के दिन, मतलब ऐसे तो चुनाव सितंबर में पहला वोट डल चुका अमेरिका में, लेकिन चूंकि आज मेजर बड़ा चुनावी दिन है तो इस तक आते आते बिल्कुल वायर पे आ गया इलेक्शन का, बहुत ही कांटे का, कि बहुत मामूली अंतर से जो जीतेगा जीतेगा। 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिनके बारे में आप जरूर आगे चर्चा करेंगे, और ये वहां के इलेक्टर्स कुल मिला के डिसाइड करेंगे, क्योंकि बाकी सारी स्टेट्स ऑलरेडी डिसाइडेड है कि रिपब्लिकन है कि डेमोक्रेट्स है। ये 7 स्विंग स्टेट्स का आउटकम अमेरिकी इलेक्शन को डिसाइड करेगा। कल सवेरे से नतीजा आने शुरू हो जाएंगे। और एक जो दूसरे पहलू पे बात चल रही थी वो कि भारत के लिए कौन बेहतर है, तो इस हमारी जो मौजूदा, हालांकि जयशंकर साहब की आपने साउंड बाइट चलाई थी जो बिल्कुल सही है कि 5 राष्ट्रपतियों को भारत अमेरिकी संबंध पिछले 2 दशक में देख चुके हैं और लगातार मजबूत ही हुई है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग, क्योंकि डेमोक्रेट्स थोड़े लिबरल हैं, थोड़े प्रो पाकिस्तान की तरह भी देखे जाते हैं, थोड़ा एंटी राइट देखे जाते हैं, तो
कितना भी हम बैलेंस करें, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव को, इस गवर्नमेंट को, मोदी जी की सरकार को ट्रंप ज्यादा माफिक आएंगे। ठीक है, और दीपक वोरा भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा दें। न्यूज़ एजेंसी की तरफ से उन जो तस्वीरें आ रही हैं जहां पर वोटिंग चल रही है, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए वहां पहुंचे हैं। तो इसी के साथ, लेकिन दीपक सर, अगर मैं डिफेंस पर आपसे बात करूं, भारत के परिप्रेक्ष्य में, मिडिल ईस्ट में जहां इतना ज्यादा तनाव है, भारत का अपना स्टैंड क्लियर रहा है, अमेरिका की अपनी स्ट्रैटेजी हमने लगातार बदलती देखी है, तो आप कैसे देख रहे हैं इन चुनाव को डिफेंस सेक्टर में, कैसे और भारत पर इसका असर पड़ेगा? आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है, और फिर इतने सारे विशेषज्ञ आपने इकट्ठे किए हैं, विच इज़ अ ट्रिब्यूट टू योर चैनल, और आपको पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन मामा अमेरिका मैटरनिटी हॉस्पिटल में गई है। बेटा होगा या बेटी होगा, ये थोड़ी देर में हमको पता लगेगा। 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्स की बात करें, ट्रेड की बात करें, या क्षमा कीजिए, या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, तो ट्रंप बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। ये जो हमारी कमला दीदी जो है, इसको इतना मालूम नहीं है इंटरनेशनल कॉमर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। ट्रंप ने तो एक किताब भी लिखी थी 1980 के दशक में, जिसका शीर्षक था द आर्ट ऑफ द डील। तो वो डील मेकर है, मैं यहाँ भी डील करूंगा, वहाँ भी डील करूंगा, ये भी वो करूंगा, वो भी करूंगा। कमला हैरिस को इतना मालूम नहीं है। दूसरी चीज, अगर मुस्कान देखी जाए और दांतों को दिखाने की बात हो, तो कमला हैरिस 100% जीत जाती है। हर बात पे वो हंस पड़ती है। काफी वहां पर जो कॉमेडियंस हैं अमेरिका में, उन्होंने इसका मजाक उठाया, बट इट्स ऑल लाइट हार्टेड, तो इसको क्रिटिसाइज नहीं करता। कारोबार नहीं आता, लेकिन जो उनका कार्यकाल था बाइडेन और कमला हैरिस का, बायलेटरल ट्रेड जो है भारत के साथ, वो ट्रंप सरकार के मुकाबले ज्यादा हुआ है पिछली सरकार में। बीते 4 साल में ग्रोथ रेट जो है वो 9% से ज्यादा है। ट्रंप सरकार के समय 7% के आसपास। मैं इतना बताना चाहता हूं कि मैं उसी पे मैं आ रहा था। कमला हैरिस डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट। अगर आप अमेरिकन सिस्टम समझती हैं, और बहुत से अमेरिका के विशेषज्ञ हैं, जहां तक ट्रेड या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सवाल है, जो पर्सनैलिटी व्हाइट हाउस में बैठती है, उसका 3-4-5% इन्फ्लुएंस होता है। बाकी होता है डीप स्टेट का, डिफेंस डिपार्टमेंट का, डिफेंस इंडस्ट्री का, स्टेट डिपार्टमेंट का, व्हाइट हाउस का, मिलिट्री का। और इस समय मैम, अगर आप हमारे इलाके में देखें, अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक अगर कोई स्टेबल देश है, वो भारत है और भूटान। बाकी सब बहुत अनस्टेबल हैं, वोलेटाइल है। तो इंडिया तो बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट है, और अमेरिका उसको अपने तरफ करना चाहता है। जितना यहाँ पे दंगा होगा हमारे इर्द गिर्द, हमारे नेबरहुड में, उतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हमको चाहिए। जितना ज्यादा इजराइल के इर्द गिर्द दंगा होगा, उतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इजराइल लेगा। यूक्रेन का भी आप जानते हैं वही हाल है, रूस के साथ जो उसका चल रहा है। तो मेरा मानना है कि कोई भी जीते, कोई भी आए वहां पर, भारत के ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन डीप स्टेट या अमेरिकन सिस्टम चाहता है भारत के साथ दोस्ती, और हमने तो खुलेआम कह दिया कि हम अपने संबंध और मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, आरती टिक्कू भी हमारे साथ। आरती जी, आप किस तरीके से देखते हैं नतीजों को? एक बड़ा तबका है विश्लेषकों का जो कह रहा है कि देखिए, अगर कमला हैरिस ही बनती हैं तब तो वही हालात रहेंगे जो बीते 4 साल में रहे, लेकिन अगर ट्रंप साहब आते हैं तो स्थितियां बदल सकती हैं, भारत के पक्ष में भी, और कुछ ऐसी परिस्थितियां भी जो भारत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, खासकर जो उनका नेशनलिज्म का जो मूवमेंट रहता है, उसमें H1B वीजा भी है, उसमें और तमाम चीजें हैं, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी है, और तमाम चीजें हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जो H1B का इशू आपने उठाया, लेकिन अगर आप साथ ही साथ देखें कि पिछले 4 साल में जो बाइडेन की सरकार ने इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स दिए, और आज की डेट में जो डायस्पोरा है इंडिया का यूएस में, उनको ये चिंता है कि सब उनको शक की नजर से देखते हैं। जो एक एनवायरनमेंट बन चुका है इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ अमेरिका में, वो उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इंडियन डायस्पोरा पे। तो ये कहना कि कमला हैरिस चूंकि वो लिबरल है, चूंकि डेमोक्रेट है, वो सबको आने देंगी, लेकिन साथ ही साथ में वो इलीगल इमिग्रेंट्स, आज की डेट में अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने, ये जो बाइडेन की सरकार है, कमला हैरिस की सरकार है, उन्होंने एक फ्लाइट भरकर इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को वापस भेजा इंडिया में। तो एक ऐसा इंप्रेशन, एक ऐसी इमेज जहां ये बन जाए
कि इंडियंस भी अपने लोग जो है वो इलीगली अमेरिका में घुसा रहे हैं, तो ये लीगल इमिग्रेंट्स जो है इंडिया के यूएस में, उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी। हमारी ओवरऑल जो इमेज है, इम्प्रेशन है पूरी दुनिया में, सॉफ्ट पावर है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरी बात, जहां बिजनेस की बात आए, देखिए इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है चाइना के बाद, और आपको मालूम होगा कि यूएस में लगभग पूरी यूनानिमिटी है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में कि चाइना उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। वो चाइना को सबसे बड़ा राइवल और एनिमी मानते हैं। लेकिन इस सबको एक तरफ अगर देखें कि ट्रंप ने, बेशक उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया चाइना के साथ, लेकिन ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी थी उसमें रियल वॉर्स हमने नहीं देखे। उसमें हमने ट्रेड वॉर देखा, उसमें हमने डिप्लोमेटिक वॉर देखा, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव्स देखे, लेकिन जितना ज्यादा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उतना ज्यादा जो यूएस की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा कोशिश करेगी हमें वेपन्स बेचने की, और कंपटीशन तो है ही रशिया, इजराइल और यूएस की। बेहद अहम बात आप आरती कर रही हैं। माफ कीजिए आरती, आपको रोक रहा हूं। दीपक वोरा साहब कुछ इंटरवीन करना चाह रहे हैं। दीपक सर। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ मैं तारीफ कर रहा था जो आरती मैडम कह रही है, उनकी जानकारी बेमिसाल है, बिल्कुल सही कह रही हैं। चाइना का मार्केट खत्म हो गया, अमेरिका दुनिया का नंबर 1 आर्म्स एक्सपोर्टर है, भारत आज दुनिया में नंबर 1 आर्म्स इंपोर्टर है। आत्मनिर्भर भारत करके कम हो जाएगा तो आत्मनिर्भर भारत पर भी प्रेशर पड़ेगा, आप देखिएगा इसको। ठीक है, लेकिन मनोज सर एक बुनियादी बात सर, पिछले लगभग 1 महीने से जो भारतीय शेयर बाजार है वो गिर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 10-15 लाख करोड़ रुपए निवेशकों का डूब गया है। अलग अलग पहलू बताए जा रहे हैं, उसमें एक पहलू यूएस का इलेक्शन भी है कि देखिए वो रिजल्ट अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, और नतीजों के बाद क्या स्थितियां सुधरेंगी अगर ट्रंप साहब आते हैं तो, या हैरिस आती हैं तो, और क्या सेक्टर वाइज बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए ऐसा है कि अगर आज हम देखें तो हमें ये नहीं मालूम, मतलब एक दिन अभी इलेक्शन शुरू हुआ है और हमें ये नहीं मालूम कि कल जब रिजल्ट आएंगे तब उस समय ट्रंप प्रेसिडेंट बनेगी या हैरिस बनेंगी। तो ऐसे में शेयर मार्केट क्यों डूबा, ये मेरे को आज तक ये जो चीज़ है मुझे समझ नहीं आई। पर ये बात फैक्ट है कि कल इंडियन शेयर मार्केट डूबा था, जापानीज शेयर मार्केट डूबा था, चाइना को छोड़ के एशिया के सारे शेयर मार्केट डूबे थे जी। अगर अब हम देखें, अगर अभी हम इंडिया पर ही फोकस करें, आप देखेगा कि इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हम इस साल हो जाएंगे जी। तो हमारी एक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है वो $191 बिलियन का ट्रेड 2023 था। तो वो जो ट्रेड था तो इसमें जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में मेरे ख्याल से $30-35 बिलियन के करीब है जी। अब ट्रंप के आने से हमें नुकसान क्या हो सकता है? ट्रंप जो अपने इलेक्शन स्पीच में 2016 में भी बोला था, 20 में भी बोला था और अभी भी उन्होंने कहा है वो ये है कि भाई हम इंडिया के ऊपर टैरिफ इंक्रीज करेंगे। लेकिन अब देखें कि हम क्या चीज़ उनको एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा और सर्विसेज में सॉफ्टवेयर, पेट्रोलियम भी हम उन्हें करते हैं। तो आप भाई जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टोन, इसमें टैरिफ लगा के करेंगे क्या? भाई जब वो कहते हैं कि भाई वो मोटरसाइकिल है उस पर 200% टैरिफ था, हमने उसको कम कर दिया 150% to 100%। पर अगर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा होता तब तो आप वो उस टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ता। तो इसलिए ट्रंप के आने का मेरे को लगता है कि नहीं कि H1B वीज़ा को छोड़कर कोई लंबा चौड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और आज की डेट में इंडियन सॉफ्टवेयर पूरे के पूरे संसार की मजबूरी है, क्योंकि सारे का सारा सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड में जो बेस है उसका इंडिया में ही है। सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया में ही है। और चाहे वर्ल्ड की कंपनी कोई भी कहीं भी हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो कहीं भी कंपनी हो, उसका एक सॉफ्टवेयर सेंटर इंडिया में, बेंगलोर में, गुड़गांव में, नोएडा में ज़रूर होगा जी। तो ये तो मेरे को लगता नहीं कि इंडिया और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में ट्रंप ने 2016 में टैरिफ इम्पोज किए थे 60% तक जी। उसके बाद जब बाइडेन गवर्नमेंट आई, बाइडेन गवर्नमेंट ने वो सारे के सारे टैरिफ तो कंटिन्यू रखे। उनका पर्पस बेसिकली ये था कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो चाइना और अमेरिका के बीच में है वो हम कम कर सकें। ठीक है, तो
बाइडेन ने तो जब बाइडेन की सरकार आई 2020 में, तो वो सारे के सारे जो टैरिफ थे वो वैसे के वैसे रहे और वो लोग और ज़्यादा पॉलिसी लेकर आ गए। एक सबसे बड़ी पॉलिसी वो लेकर आए थे, चिप्स एंड साइंस एक्ट। अब वो था क्या, देखिए, जैसा कि आज की डेट में जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका में जो भी बनता है 40% चिप्स उसकी चाइना से आती हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका में ही चिप्स बनाएंगे, अपने कंपनीज को कहा, तो हम उसमें सब्सिडी देंगे। और सब्सिडी का भी लेवल आप देखिए, माइक्रॉन ने प्रोजेक्ट अपना वहाँ डाला अंडर दिस पॉलिसी, $40 बिलियन का $40 बिलियन का प्रोजेक्ट डाला कि हम सेमीकंडक्टर अमेरिका में बनाएंगे और सब्सिडी उसको कितनी मिल रही है, $38 बिलियन। तो जो हमारी PLI स्कीम्स हैं इंडिया की, अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ क्यों हुई है? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हुआ है, PLI बहुत बड़ा फैक्टर है। और आप देखिएगा कि वहाँ वो PLI के ही इक्विवेलेंट है, लेकिन वहाँ कितनी ज़्यादा सब्सिडी है। $40 बिलियन में $38 बिलियन सरकार डॉलर तो सरकार वहाँ दे रही है, और किस तरीके से वो लोग अपने इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है तो, और ये जो पॉलिसी है, मतलब जो ट्रंप ने शुरू करी पॉलिसी, वो पॉलिसी ये लोग आगे और लेकर गए। तो दीपक वोरा जी जैसे कह रहे थे कि वहाँ एक डीप स्टेट है, तो चाहे सरकारें चेंज होती है लेकिन कोर पॉलिसी उनकी वही रहती है। आरती टिक्कू भी कुछ कह रही है, मैं आऊंगी। आरती जी, आप अपनी बात कहिए। एक छोटा सा कमेंट ये कि H1B वाला इशू, मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप सरकार के अंडर कोई हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ट्रंप इनफैक्ट उन्होंने इलेक्शन पिछले 1-2 महीने पहले ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो इंडिया से वो हाईली क्वालिफाइड स्किल जो है वो चाहेंगे कि वो लाना। इनफैक्ट उन्होंने अपनी पुरानी पॉलिसी से वो शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने अब जो पिछली टर्म में उन्होंने ये कहा था कि वो H1B भी रिड्यूस करेंगे, वो नहीं आने देंगे बाकी लोगों को। इस बार की उनकी पॉलिसी ये है कि वो हाई स्किल्ड लेबर लाएंगे, लेकिन जो लोअर स्ट्रेटा है, लोअर लेवल का जो स्किल आता है, मुझे नहीं लगता है कि उसको उतनी छूट मिलेगी। और शायद ये कारण भी है कि कमला हैरिस भर के वापस भेज रही है जो इलीगल इमिग्रेंट है, जो कि हाईली स्किल्ड लेबर नहीं है। जी, लेकिन इसी बीच आपको बताएं, अमेरिकी चुनाव में जिस तरह से अभी जो वोटिंग शुरू हुई है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, रेड और ब्लू स्टेट क्या होते हैं, स्विंग स्टेट कौन से होते हैं और वो किस तरह से जीत हार की जो बड़ी भूमिका निभाते हैं, ये जानने के लिए चलेंगे हमारी सहयोगी हिमानी नथानी के पास। सबसे पहले अमेरिकी चुनाव के अगर अंक गणित की हम बात करें तो कुल इलेक्टोरल कॉलेज की अगर बात करें तो वो 538 है और इलेक्टर्स की संख्या 535 है। अतिरिक्त इलेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या 3 है। और बहुमत के आंकड़े की अगर बात करें तो वो जो नीचे यहां पर आपको लाल रंग में यहां पर नजर आ रहा है ब्लिंक करता हुआ, 272 इसका आंकड़ा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अगर हम बात करें तो उनकी 435 उनकी संख्या। सीनेट के सदस्यों की बात करें तो वो 100। बहुमत का आंकड़ा हम लगातार यहां पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये अमेरिकी चुनाव का जो अंक गणित है। अब थोड़ा आसान भाषा में हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसकी चुनाव की प्रक्रिया। अमेरिका के नतीजे पॉपुलर वोट से तय नहीं होते हैं। तो आपको चाहे कितने ही पॉपुलर वोट मिल जाए, जरूरी नहीं है कि अगर आपको ज्यादा मिले तो आप ही जीतेंगे चुनाव। आम वोटर्स के वोट को दरअसल पॉपुलर वोट कहा जाता है। क्या होता है पॉपुलर वोट, ये हम पहले यहां पर आपको बता रहे हैं। और सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करते हैं जो अमेरिकी वोटर्स होते हैं। ये आसान भाषा में अमेरिकी चुनाव की प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं। हर स्टेट में इलेक्टर ग्रुप के लिए करते हैं वोट और इसके अलावा जीत के बाद इलेक्टर्स करते हैं राष्ट्रपति के लिए वोट। ये प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं कि चुनावी मुकाबला राष्ट्रीय नहीं बल्कि जो स्टेट वाइज है वो दरअसल होता है। अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज या फिर सीट आप उसको कहिए वो होते हैं। भारत की तरह ही वहां भी बहुमत से बनती है सरकार और बहुमत का आंकड़ा है 272। भारत पे बहुमत के लिए 50% यानी कि 272 सीटों की जरूरत होती है। और यहां भी अगर हम उस तरह से देखें तो अमेरिका में भी 50% यानी कि 270 इलेक्टर्स की आपको जरूरत होगी। वो अंक गणित हमने पूरा यहां पर आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं वो रेड ब्लू का क्या खेल आखिर है। वो रेड ब्लू क्या है ये आप यहां पर देख रहे हैं। रेड स्टेट
जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, और बाकी आपको नजर आ रहा है ब्लू स्टेट। और यहां पर कहीं आपको बहुत हल्का सा अगर आप देखें तो पर्पल भी नजर आ रहा होगा, उसे दरअसल स्विंग स्टेट भी आप कह सकते हैं। अब क्या है ये रेड स्टेट, क्या है ये ब्लू स्टेट और क्या है ये स्विंग स्टेट, ये हम आपको यहां ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे। जो रेड स्टेट आप देख रहे हैं, रेड स्टेट का मतलब रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा, यानी कि जो ट्रंप की पार्टी है उनका दबदबा। और ये सारा जो लाल रंग आपको नजर आ रहा है ये उसको दर्शा रहा है। 1980 से इन सीटों पर लगातार जीत दर्ज करता रहा है। रिपब्लिकन पार्टी का जो दबदबा है वो रहा है, और पार्टी के फ्लैग का रंग भी लाल ही होता है। 22 स्टेट में रिपब्लिकन जो है वो दरअसल भारी है, और यहां वोटर्स का जो मूड है वो बदलता नहीं है। ये हम वो आपको स्टेट बता रहे हैं। रेड स्टेट में ज्यादातर ग्रामीण इलाके आते हैं जहां पर रिपब्लिकन जो पार्टी है उसका दबदबा है वो भारी है। अब हम रेड स्टेट के बाद बात करते हैं ब्लू स्टेट की। ब्लू स्टेट यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा, यानी कि अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कमला हैरिस, उनकी पार्टी की। 1992 से डेमोक्रेट्स की लगातार जीत यहां पर होती रही है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्लैग का जो रंग है वो भी नीला है, यानी कि वो भी ब्लू है। और साल 2000 में पहली बार जो कलर कोड हैं वो बनाए गए, वो सामने आता है। 27 स्टेट में डेमोक्रेट्स भारी है। ये जो यहां आप देख रहे हैं वो भारी आपको दिख रहा है। इन जो इलाके ब्लिंक कर रखे हैं वहां दरअसल डेमोक्रेट्स। अब स्विंग स्टेट की बात करते हैं। अब स्विंग स्टेट जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, स्विंग यानी कि जो स्विंग करते रहते हैं, यानी कि जो एक जगह पर ठहरते नहीं है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले इसकी संख्या की बात करते हैं। स्विंग स्टेट की जो संख्या है वो 7 है। कौन कौन से हैं वो इलाके उसका भी हम बात करेंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्विंग मतलब इधर उधर एक जगह पर नहीं ठहरते हैं। मतलब ये कि वोटर्स का मूड यहां पर बदलता रहता है, एक जगह नहीं रहता है। किस पार्टी को वोट देंगे ये आप नहीं पता लगा सकते हैं। और इन राज्यों में कड़ा मुकाबला है। जो ब्लिंक करते हुए आपको पर्पल यहां पर रंग नजर आ रहा है, इन राज्यों से लेकिन जीत हार का जो फैसला है वो दरअसल होता है। तो ये वो ब्लिंक करते हुए स्विंग स्टेट्स आपको यहां पर नजर आ रखे हैं। अब हम आपको बताते हैं वो 7 स्विंग स्टेट जिनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं और यहां पर कितनी कितनी सीटें हैं। क्यों ये कहा जा रहा है कि वो निर्णायक, आप सुनते होंगे भारतीय, जब हम भारत के चुनाव की बात करते हैं तो वो निर्णायक भूमिका में, ये निर्णायक भूमिका में है दरअसल, और ये तय करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एरिजोना की तो यहां पर 11 सीट आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जॉर्जिया की तो जॉर्जिया में 16 सीट आती है। मिशिगन की बात करें तो यहां पर 15 सीट आती है। इसके अलावा नेवादा की बात करें तो नेवादा में 6 सीट है। साथ ही साथ नॉर्थ कैरोलिना की अगर बात करें तो 16 सीट्स यहां पर हैं। ये वो स्विंग स्टेट जो आप यहां पर देख रहे हैं। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया जहां पर 19 सीट है। तो ये वो 7 सीट आपको 7 स्टेट्स आपको यहां पर नजर आ रखे हैं और उनकी सीट्स भी हम यहां पर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा विस्कॉन्सिन की अगर बात करें तो विस्कॉन्सिन में 10 सीट। तो आपने स्विंग स्टेट के बारे में समझा किस तरह से ये जो स्टेट हैं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि बहुमत के लिए जो 270 के आंकड़े की हम बात कर रहे थे, एक बार फिर से आप देखिए जो पूरी टैली है इसमें, अगर हम इन 50 राज्यों में कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं जिसमें बहुमत के लिए 270 की जरूरत होती है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव सर, आप ही के पास आते हुए स्विंग स्टेट की बात पहले कर रहे थे और अभी हमने उसको समझाने की कोशिश की अपने दर्शकों को। ये जो महत्वपूर्ण स्टेट है जिसमें विस्कॉन्सिन है, नेवाडा है, मिशिगन है, नॉर्थ कैरोलिना है, एरिजोना है, पेंसिल्वेनिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में विशेषज्ञ भी नहीं भाग पाते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इस बार ये कितना बड़ा फैक्टर होने वाले हैं इस बार के चुनाव में? एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? और सर पेंसिल्वेनिया की सबसे ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है संजीव सर? पेंसिल्वेनिया की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है कि मैक्सिमम इलेक्टर्स इसी स्टेट से आएंगे। 30 का मेरे ख्याल से 7 स्टेट्स मिला के कोई 50-55 के करीब इलेक्टर्स इलेक्ट करेंगे, जो इन टर्न उन 538 वोटर्स में से हैं एक तरह से, जो राष्ट्रपति को इलेक्ट करेंगे। तो उसमें से 30 पेंसिल्वेनिया में है। तो ये सबसे बड़ा स्टेट है। भारत के संदर्भ में देखें तो ये उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इनका मालूम नहीं इनका रुझान किस तरह रहेगा। अभी इन स्विंग स्टेट्स में से जो लास्ट पोल संडे को न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था, उसमें 3 स्टेट्स में कमला हैरिस आगे थी, एक में ट्रंप आगे थे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये लास्ट मिनट तक चेंज होगा। तो
अब पिछली बार इन 7 स्विंग स्टेट्स में 6 बाइडेन ने जीती थी। इस बार इसकी संभावना नहीं लगती है कि ऐसा फिर से डेमोक्रेट्स के पक्ष में जाएगी बात। तो ये 6 स्विंग स्टेट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अल्टीमेटली कौन बनेगा अमेरिकी राष्ट्रपति, वो ये 7 स्टेट्स डिसाइड करेंगी। इसमें सबसे ज्यादा नंबर पेंसिल्वेनिया का है, सबसे छोटे 6 इलेक्टोरल मेंबर्स आएंगे नेवाडा से। तो उसी संदर्भ में इनकी इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास समय हो तो मैं ये जो शेयर बाजार की चर्चा हो रही थी सर जी, उस पे भी एक छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो। जी सर प्लीज। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का कोई बहुत खास असर भारतीय शेयर बाजार पे पड़ेगा। भारतीय शेयर बाजार में देखिए आप 19,000 के करीब निफ्टी थी एक साल पहले, वो 26,000 तक गई थी, तो मतलब लगभग 30-35% का उसमें तेजी आई थी। अब वो रिट्रेस करके 24,000 के आसपास है, मतलब 8 से 10% की गिरावट है। सो वॉट एवर गोज अप हैज़ टू कम डाउन। और ऊपर जाने के भी जैसे बाजार कारण ढूंढ लेता है, नीचे आने के भी ढूंढ लेता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स करीब 35% कंपनीज की अच्छी नहीं रही। FIIs ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा तो सिर्फ अक्टूबर में बेचा, और करीब 2.5 लाख करोड़ वो इस पूरे साल में बेच चुके हैं, इस कैलेंडर ईयर में। तो वो ज़्यादा हॉट मार्केट्स की तरफ जाते हैं जहाँ उनको ज़्यादा क्विक मनी नज़र आता है। तो उस तरह से भारत एक समय बहुत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन था, अभी भी अट्रैक्टिव है, अगर थोड़ा और गिरेगा तो वापस से अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये उठापटक चलती रहती है मार्केट जी। बट चूंकि कमला हैरिस रिच को टैक्स करने की बात कर रही हैं ज्यादा, जिसकी बात यहाँ जैसे राहुल गांधी करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो उसका नेगेटिव असर वहाँ के मार्केट्स पे पड़ेगा शायद, और उसका स्पिन ऑफ इफेक्ट कुछ हद तक भारत में पड़ सकता है। और ट्रंप चूंकि प्रो रिच हैं और थोड़ा सा टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं या कम करने की बात करते हैं, तो उसका भी असर वहाँ के शेयर बाजार पे थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, उसका भी स्पिन ऑफ इफेक्ट भारत पे आएगा। तो इतना सही फर्क पड़ेगा और मोमेंट्री होगा। भारत के संदर्भ में 2-4 दिन का खेल से हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब से मार्केट का मूवमेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे तो कई वजह थी। वो कोरोना को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, रंग भेद को लेकर जिस तरीके की उनकी टिप्पणियां थी उसकी वजह से आलोचना हो रही थी, एक एरोगेंस थी, जैसा भी संजीव सर भी कह रहे हैं कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, मूलतः बिजनेसमैन है, तो उस तरीके की एरोगेंस दिखती थी, खासकर सोशल मीडिया पर जो उनके पोस्ट होते थे। अब क्या कुछ बदला है बीते 4 साल में कि लड़ाई आपको ट्रंप साहब के पक्ष में नजर आती है? देखिए, ये जो इलेक्शन है, ये खास करके इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंटरनल पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, बल्कि इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स में भी बहुत काफ़ी चर्चा हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसीज़ जो है यहाँ पे, इनकी ओवरऑल पॉलिसीज़ यहाँ पे इन्फ्लेशन, एजुकेशन, जॉब क्रिएशन, प्रिटी मच एनर्जी इंडिपेंडेंस, सब में इम्पैक्ट करता है। और फॉरेन पॉलिसी में डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे, नया कोई वॉर नहीं हुआ था, और एक्चुअली बात हो रही थी कि जो वॉर चल रहा था उनको कैसे ख़त्म करे। आपको पता ही है, जब डोनाल्ड ट्रंप को हटाया गया था यहाँ से, तब बाइडेन ने कैसे अफगानिस्तान से सारा निकाल के सब छोड़ छाड़ के भाग गए थे वहां से, तालिबान से डर की। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज दैट डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट जस्ट फॉर गुड फॉर द रेगुलर पीपल ओवर हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है, और पीस के लिए अच्छा है। और वॉर मॉन्गरिंग जो डीप स्टेट है यहाँ पे जो मिलिटेंट एजेंसी खड़ी हुई है अपने वेपन बेचने के लिए, वॉर शुरू करने के लिए, ये कम होने वाला है। और कोई कह रहा था कि यहाँ पे, मैं स्क्रीन देख नहीं पा रही तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन कह रहे थे, लेकिन कोई ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, कमला हैरिस जो है टैक्सेशन की बात कर रहे थे, रिच की। मुझे आप एक बात बताइए, अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन्स में टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। जो बिजनेसमैन है, जो जॉब क्रिएटर है, वो यहाँ पे जॉब क्यों क्रिएट करेंगे? और जब उनका लॉस होगा तब क्या गवर्नमेंट ऑफ हैरिस यहाँ पे उनको पैसा देने वाले हैं? ये सरासर झूठ है। ये ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेमोक्रेट पार्टी जो है वो बिग फार्मा की पार्टी बन चुकी है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की पार्टी बन चुकी है, और रेगुलर वर्किंग
पार्टी की वर्किंग क्लास की पार्टी नहीं है। आप बियॉन्से देखो, ओपरा देखो, कार्डी भी देखो, उनको लेके आ जाते हैं। 10 मिलियन 15 मिलियन लोगों को दे रहे हैं, सेलिब्रिटीज को दे रहे हैं उनके कैंपेन में आने के लिए। ये हम लोगों के जैसे लोग के लिए नहीं है जो गैस के लिए $4 देना पड़ रहा है, या कि एग्स के लिए $3 देना पड़ रहा है, या कि रेंट के लिए $2000 देना पड़ रहा है, जस्ट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस। जो कमला हैरिस जो इस कंट्री को किया है, जो बाइडेन ने किया है, जो ओबामा और सोरोस ने इस कंट्री की हालत की है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प फिक्स कर सकता है। और इट इज राइट फॉर दिस कंट्री एज वेल एज फॉर द वर्ल्ड। और भारत के लिए भी ट्रम्प ही अच्छा होंगे। मुझे एक बात बताइए, कमला हैरिस भारत में कितना बार गए जब से वो वाइस प्रेसिडेंट बनी है? बड़ा आप लोग कहते हो ना वो इंडियन डिसेंट है, कितनी बार गई है? उन्होंने तो अभी हाल में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपनी याद साझा की कि देखिए किस तरीके से मेरा भारत के साथ कनेक्शन है। मेरी माँ 19 साल की थी जब भारत छोड़कर यहाँ पर आई। और ऐसे ही तो बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, बाइडेन हैरिस की एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया और रशिया के लेके वो आर्म ट्विस्ट करना शुरू कर दिया। मुझे तो आपको ये नहीं समझ आ रहा है, इनकी आइडेंटिटी के लेके आप उछल कूद रहे हो, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है नहीं, हम उछल कूद नहीं रहे हैं पूर्णिमा जी, हम तो सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं आप जैसे वरिष्ठ लोगों के पैनल से। पयुधी बिल्कुल, लेकिन आरती जी ये अच्छी बात है लेकिन कि आप इस वक्त अमेरिका में हैं लेकिन फिर भी आप भारतीय नेता और प्रवक्ता की तरह ही अपनी बात कह रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, समानता नजर आ रही है। नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दिवाली वाली ट्वीट पे भी लोगों ने बड़ा उस पे सारे भारतीयों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया है जब उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं दी। बहरहाल, लेकिन आरती टिक्कू जिस बात का जिक्र भी शुरुआत में अपनी बात में पूर्णिमा ने किया, लेकिन हम अब एक लेटेस्ट सर्वे में देख रही थी, उसमें देखा गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जो वहां के मुस्लिम लीडर्स हैं उनका भी रुझान हमने देखा। वो मुस्लिम लीडर्स जो शायद उनका कभी वोट बैंक नहीं थे, जो उनकी उनमें नाराजगी थी कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से जो मुस्लिम लीडर्स हैं या फिर जो पूरी कम्युनिटी है उसे लेकर जो अपने बयान देते रहे, उसका विरोध उन्होंने किया। इसके पीछे की क्या यही वजह है कि जो बाइडेन या कमला हैरिस का जो गाजा को लेकर स्टैंड रहा, मिडिल ईस्ट में जो स्टैंड रहा, क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्हें नुकसान हुआ और ट्रंप को फायदा हो रहा है इससे? देखिए, बिल्कुल डेमोक्रेट पार्टी अपने आप को प्रो मुस्लिम मानती है और प्रो मुस्लिम दिखाती भी है। कमला हैरिस की जो अगर आप देखिए उन्हीं की पार्टी की इल्हान उमर है और भी एक जो गैंग ऑफ 5 है, वो जो अक्सर इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, वो सब डेमोक्रेट पार्टी में है। लेकिन जब से गाजा में वॉर शुरू हुआ, अक्टूबर 7 को जो अटैक किया हमास ने इजरायलियों के खिलाफ, उसके बाद से जो लगातार गाजा में हो रहा है, वो दिल दहलाने वाली पिक्चर जब सामने आती है तो अक्सर मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो डेमोक्रेट्स का है वो इस एक डायलेमा में है कि डेमोक्रेट्स जो अपने आप को लिबरल मानते हैं, इस्लाम के फेवर में बोलते हैं, मुसलमानों के फेवर में बोलते हैं, लेकिन जब असल बात आई कि गाजा में जुमला हैरिस की सरकार ने फुल बैकिंग दी नेतन्याहू को, फुल बैकिंग चल रही है अभी भी और गाजा को साफ किया जा रहा है, मुसलमान जो पैलेस्टीनियंस जो है उनको साफ किया जा रहा है, उसमें हजारों में महिलाएं हैं, हजारों में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनका कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई आतंक के साथ कोई कनेक्शन है। ठीक है, तो उस हिसाब से मुस्लिम जो इमिग्रेंट है यूएस में वो खफा है जो बाइडेन से, वो खफा है कमला हैरिस से, क्योंकि कमला हैरिस भी पूरी तरह से ये नहीं समझा पा रही। आरती जी, पूर्णिमा नाथ कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन माफ कीजिए पूर्णिमा जी, समय थोड़ा कम है। मनोज सर, 2023 में एक आई सेट करके समझौता हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक, क्लीन एनर्जी, इस पर दोनों देश काम करेंगे। अगर ट्रंप साहब आते हैं तो क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में लगातार ऐसे ही काम होता रहेगा? क्योंकि हमने देखा कि ट्रंप साहब तो पेरिस समझौते से खुद को उन्होंने अलग कर लिया था, क्लीन एनर्जी के नाम पर, कार्बन उत्सर्जन के नाम पर। देखिए, ऐसा है कि क्लीन एनर्जी एक अकेला सेक्टर है जहाँ की इंडिया की और ट्रंप की जो पोजीशन है वो अलग है, और यही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ की बाइडेन की और ट्रंप की जो पोजीशन है वो अलग है।
लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स में मुझे लगता नहीं कि कुछ लंबा चौड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। जो पॉलिसी चली आ रही है वही पॉलिसी आगे चलती रहेंगी, क्योंकि लीडरशिप चेंज होगी तो माइनर उसमें चेंजेस ज़रूर होंगे। लेकिन हमने देखा कि 2016 में जब ट्रंप आए थे तब से जो पॉलिसीज़ चली आ रही हैं अमेरिका की, चाहे वो चाइना के साथ पॉलिसी हो चाहे इंडिया के साथ पॉलिसी हो, वो पॉलिसियाँ उसी रास्ते पर चलती गई हैं। और इंडिया से अमेरिका के जो टाई है या जो भी संबंध हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। अच्छा, लेकिन अनुराग, में एक दो चीज़ें मैं देख रहा था। एक तो हम अगर इंडियन अमेरिकन्स की बात करें कि इंडियन अमेरिकन्स, क्योंकि वहाँ अगर वोट का सिर्फ 1% है तो उनका सिग्निफिकेंस वहाँ कितना है। तो एक डेटा मैं देख रहा था, वो ये था कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स में जहाँ की हार जीत का मार्जिन सिर्फ 0, ऐसे तीन स्टेट्स हैं, जॉर्जिया हो गया और ऐसे 2 स्टेट्स और हैं जहाँ की हार जीत का मार्जिन सिर्फ 0.5% था या बहुत कम है, मार्जिनल है। और वहाँ जो इंडियन अमेरिकन्स हैं वो 1.5% तक हैं। इसका मतलब ये कि अगर इंडियन अमेरिकन्स बहुत कम परसेंटेज होते हुए भी एक सिग्निफिकेंट वोट फैक्टर हो सकते हैं अगर वो किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की तरफ अलाइंड हैं। और दूसरी चीज़ वो वहाँ ये है कि जैसे आज इलेक्शन मतलब आज वहाँ इलेक्शन है, तो अगर वहाँ टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं वो हैं 240 मिलियन जी, और उसमें से जनरली 2/3 ही वोट डालते हैं, मतलब संसार में कहीं भी और अमेरिका में भी देखें तो 67% ही वोट पड़ते हैं। तो जो टोटल वोट्स होंगे वो 160 मिलियन होंगे। तो आज का इलेक्शन, आज की वोटिंग शुरू होने से पहले उनमें से आधे लोगों ने वोट अपना पहले ही डाल दिया था। 82 मिलियन उससे पहले ही वोट डाल चुके थे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि एक अमेरिका के लिए मेरे ख्याल से एक बिल्कुल ही यूनिक चीज़ है। दीपक सर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं सवाल के साथ चाहती हूँ अपनी बात आप पूरी करें मनोज सर की बात को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन जब हम व्यापार की बात करते हैं तो जो जितनी भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं उसमें जो अमेरिका का दबदबा है उसे हम डिनाई नहीं कर सकते, वो उसका दान दाता रहा है। और संयुक्त राष्ट्र जैसे शिखर पर भी भारत जैसे जो देश हैं वो अपनी बात को, अपनी चीज़ों को उसी तरह से रख पाएं, इसलिए बहुत ज़रूरी है सही लीडरशिप आना। तो आप किसे देख रहे हैं कि कमला हैरिस जब आती हैं तो और ज़्यादा आसानी होगी या फिर ट्रंप के आने से ही? DJs at the polls is bringing the beats. एक अंग्रेजी की कहावत है कि अननोन डेविल इज बेटर देन एन अननोन डेविल। ट्रंप साहब कौन है हम ये जानते हैं, कमला हैरिस कौन है और उनका भारत के साथ क्या संबंध है। ये ट्वीट कर दिया कि 19 साल की उम्र में मेरी माँ यहाँ आई थी और बहुत बहादुर औरत थी, वो बहादुरी मुझे भी मिली है, और यहाँ आके फिर ये नहीं बताया कि पढ़ाई की और फिर शादी की, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी जिक्र किया था कि ये जो इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं जिन्हें हमारे अमेरिका के साथ हमने समझौता किया, आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्लाइमेट चेंज में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शुरू में कहा था कि ही डजंट बिलीव इन इट, और आपको याद होगा उनके फर्स्ट टर्म में उनकी पहली विजिट, वन ऑफ हिज फर्स्ट विजिट मेरा ख्याल सऊदी अरेबिया को थी जी। तो अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा अगर फिर प्रेसिडेंट बनते हैं सऊदी अरेबिया जाएं, क्योंकि वहां पे बर्फ पड़ रही है पहली बार मानव इतिहास में। वहां जाके देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज का क्या असर हो सकता है, शायद वो अपना इरादा बदल ले। बट ही विल बी गुड फॉर अस, सो विल कमला। डिटर्मिनेशन तो डीप स्टेट करेगा। संजीव सर, अगर ट्रंप साहब आते हैं तो रूस के साथ किसी तरीके से रिश्तों में बदलाव होगा, तब जबकि यूक्रेन से तनातनी है। चीन के साथ रिश्तों में कोई बदलाव होगा और भारत पर उसका क्या असर होगा? इंडो पैसिफिक रीजन में जो भारत का दबदबा है वो ऐसे ही बना रहेगा? देखिए, अब ट्रंप साहब ने दावा तो ये किया है कि अगर वो जीते हैं तो 24 घंटे में रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म कर देंगे। तो ट्रंप साहब का जो बड़बोलापन है वो उनकी पूरी शख्सियत का एक हिस्सा है, और उनको चाहने वाले उसको पूरी तरह से उसका लुत्फ लेते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसको पसंद करते हैं। वो उसको एक किस्म का माचो पर्सन की तरह से देखते हैं। मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से ये, चाहे वो मिडल ईस्ट के मुद्दे चल रहे हों, चाहे वो यूक्रेन रशिया का है, ट्रंप साहब भी क्या जादू की छड़ी घुमा पाएंगे। लेकिन वो बुनियादी रूप से प्रो बिजनेस एंटी वॉर है। उनको लगता है ये सारी चीज़ें नुकसान की हैं तो वो नहीं करनी चाहिए। और क्लाइमेट चेंज की सभी बातें कर रहे हैं, तो मैं भी, ट्रंप का फेमस स्टेटमेंट है कि 500 साल बाद क्या होता है, हु द हेल केयर्स अबाउट दैट। तो एक उनका एटीट्यूड है और वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। उसी वही प्रोज एंड कॉन्स, प्लसेस माइनसेस, उसी पे अमेरिकी जनता वोट डाल रही है कि देखिए। लेकिन उनके कैरेक्टर में एक कुछ कलरफुल पर्सनालिटी तो है। कमला हैरिस तो काफ़ी
क्षमा कीजिएगा, मैं कोई ऐसे नहीं, लेकिन उस तरह से कोई कलर नहीं है उनके, वो बेरंग सी पर्सनालिटी। हालांकि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में आरोप लगा था कि रूस ने ऑनलाइन डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था, प्रचार किया था, जिसके बाद बाइडेन साहब और ज्यादा भड़क गए थे। हो सकता है शायद ये एक वजह हो जिसके चलते वो कह रहे हैं कि मैं चुटकियों में युद्ध को खत्म करा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय पूरी तरीके से खत्म हो गया है। संजीव सर माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का मतलब भारत के लिहाज से क्या होगा ये समझाने के लिए।